मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सरगोदा, कालाबाग, कमर मसानी, शाहकोट, सराय आलमगीर, कश्मीर बालाई इलाकों में बारिश। फीडर ट्रिप करने से बिजली बंद। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, बन्नू, डीजी खान में बारिश का इम्कान। कारी घटाएं छा गईं। अमेरिकी रियासत शिमाली कैरोलिना में तूफान से 6 अफराद हलाक। 138 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली आंधी ने दरख्त उखाड़ दिए। 7 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। हजारों अफराद महसूर। फिलिपाइन में भी मंगढ़ तूफान साहिलों से टकरा गया। बेगम कुलथूम नवाज की तदफीन। जाती उमरा में सो की फजा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से अहम शख्सियात आज भी ताज़ियत के लिए जाती उमरा पहुंचेंगे। कारकुनों की बड़ी तादाद भी जाएगी। रस्म कुल इत्तेवार को होगी। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात। खित्ते में पायदार अमन चाहता है। पुरअमन अफगानिस्तान महफूज पाकिस्तान की जमानत है। वज़ीर आज़म का आला सतह के इजलास में खिताब। इजलास में वज़ीर ख़ारजा, आर्मी चीफ, DGISPR और दीगर हुकाम की शिरकत। अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला का कहना है पाकिस्तान समेत खित्ते की तमाम ममालिक को ये सबक लेना चाहिए कि इंतहा पसंद और दहशतगर्द अनासिर तवील मुद्दत में किसी भी मुल्क के मफाद में मददगार साबित नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। हम उनके बयान का खैर मकदम करते हैं। 100 अरब रुपए की सरकारी राशि कब्जा माफिया से छुड़वा ली। बड़े नाजायज काबजीन को पकड़ेंगे। कच्ची आबादियों को नहीं छेड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियांवाली रेल कार का इफ्तिताह कर दिया। ज़ईफों के लिए किराया अदा करने पर शेख रशीद का शुक्रिया। बैरून मुल्क से रुकून की वापसी और मुल्जिमों के तबादले के लिए कानून साजी की तैयारी शुरू। वजारत कानून ने बाहमी कानून ताउन बिल का मसवदा तैयार कर लिया। बिल के मसवदे का जायजा लेने के लिए आइंदा हफ्ते अहम इजलास होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ से भी तुर्क वज़ीर ख़ारजा की GHQ में मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम में पाकिस्तानी कुर्बानियों को सराहा। कानून की हुक्मरानी और शफाफियत ज़रूरी है। आइनी इदारों का हुदूद से निकलना जमहूरियत के लिए ख़तरनाक होगा। आलमी यौम जमहूरियत के मौके पर साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। कहते हैं इंतहा पसंदों से जमहूरियत को खतरा है। मुहर्रम उल हराम दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रुफ़क़ा की कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का महीना। मुल्क भर में मजालिस और अज़ादारी ज़ाकिरीन शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों पर रोशनी डाल रही हैं। अमरीकी सदर के 5000 झूठ। मुद्दत इक़्तिदार में यौमिया 32 झूठ बोले। इक़्तिदार संभाले 602 रोज हो गए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी सदर को झूठा करार दिया। इसराइली फौजियों ने गजा की सरहद पर मुख्तलिफ वाक़ियात में एक 12 साला लड़के समेत 3 फलस्तीनियों को गोली मारकर शहीद कर दिया। 12 साला लड़के शादी अब्दुल आल को गजा के शिमाली हिस्से में गोली मारी गई। गजा के करीब हमास की एक चौकी पर एक इसराइली टैंक ने चढ़ाई कर दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम ने जुल्म की तारीख को भी शर्मिंदा कर दिया। भारतीय फौज एक नौजवान को शहीद करने के बाद उसकी मैयत को रस्सियों से बांधकर घसीटती रही। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूँ इस बुलेटिन में परवाज़ और मैं हूँ बुज़ुर्ग मौज़म। सबसे पहले आपको बताएंगे गर्मी की छुट्टी होने को है। आज जो है मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों से खबरें आ रही कि बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और जिनमें शहरों में शामिल हैं सरगोदा, कालाबाग, कमर मसानी, शाहकोट और कश्मीर समेत बालाई इलाकों में बारिश हो रही है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, बन्नू, डीजी खान में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। तो मौसम की सूरत हाल के बारे में आपको बता रहे हैं कि हवाएं चली ठंडी और गर्मी हो गई दूर। सर्दी बस अब आ रही है और कुछ ही दिनों का इंतजार है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अब मौसम बदलने वाली बारिशें
शुरू हो गई हैं। सरगोदा, कालाबाग, कमर मसी, शाहकोट, सराय आलमगीर, कश्मीर और बालाई इलाकों में बारिश हुई है, जबकि ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। और लाहौर का, गुजरांवाला का, फैसलाबाद का भी मौसम खूबसूरत हो गया है। साथ ही साथ मुल्तान, साहिवाल, बन्नू और डीजी खान में भी महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जी बिल्कुल, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और दीगर शहर हैं जहां बारिश हो रही है। इसके साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम में तब्दीली देखने में आई। गुज़िश्ता रात से ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जो है ख़बरें आ रही हैं कि बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं। और साथ साथ ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ शहरों के, जहाँ पर इस वक्त बारिश और ठंडी हवाएँ चल रही हैं। कराची में मतला आज भी जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। इस वक्त शहर का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कम से कम क्या हो सकता है, जानेंगे अपनी नुमाइंदा समीन नवाज से। समीन नवाज, आगाह कीजिएगा, कैसा मौसम है इस वक्त शहर कायद का? जी बिल्कुल, शहर कसम आज भी खासा खुशगवार है। जुज़वी तौर पर अब आलूद मौसम देखा जा रहा है। बादल जो हैं वो थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बारिश का सिलसिला मानसून के सिस्टम में शहरी तवक्को कर रहे थे कि थोड़ी बारिशें जिस तरह से मुल्क भर में या अपर पंजाब में देखी गई हैं, बिलखुसूस पंजाब के जो शहर हैं लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, सियालकोट, वहाँ पर जो बारिशें हुई हैं उस तरह की बारिशें कराची में तो नहीं देखी जा सकी मानसून की। और महकमा मौसमियात डायरेक्टरेट कराची की जानिब से भी यही कहना है कि मानसून के इस सीजन में कराची में गुज़िश्ता 4-5 साल की निस्बत इस मरतबा बारिशें कम रिकॉर्ड की गई हैं और तकरीबन 2.5 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि इंतहाई कम है। लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए शहरियों को, मौसम अच्छा रहेगा और मानसून का ये सीजन अब इख्तिताम की जानिब है। सितंबर का आखिरी हफ्ता बताया जा रहा है कि जब ये तमाम तर बादल वगैरह भी बस कुछ ही दिनों के मेहमान रह गए हैं, जाने वाले हैं और उसके बाद थोड़ी सी गर्मी आएगी, खुश्क मौसम हो जाएगा। और अक्टूबर हर साल गर्म ही होता है, तो थोड़ी सी गर्मी शहरियों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी और फिर अक्टूबर के बाद नवंबर में थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा और मौसम सरमा का आगाज हो जाएगा, तो कराची के शहरी गर्मी से जो है वो बच सकेंगे। आज की बात अगर हम कर लें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आज सुबह कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया गया है और हवाएं अच्छी चल रही हैं, ठंडी हवा है, खुशगवार मौसम है। तो 12 से 28 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जुनूब मगरिब की जानिब से जो साहिली हवाएं हैं वो शहरियों को जरा गर्मी का जो है वो शिद्दत कम महसूस होने देती हैं, पसीने की भी शिकायत नहीं होती और दिन भर जरा उनके मामूल के काम इस माहौल में, इस मौसम में अच्छी तरह से वो सर अंजाम दे पाते हैं। सही, शुक्रिया समीन, आपने हमें आगाह किया। उधर अमेरिका की बात करते हैं, जहां पर समुद्री तूफान फ्लोरेंस की तबाहकारियां अभी भी जारी हैं। शुमाली कैरोलिना में मुख्तलिफ हादसात में मां और बच्चे समेत 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। सैकड़ों अफराद महसूर भी होकर रह गए हैं। शुमाली कैरोलिना के गवर्नर का कहना है कि बाज़ मकामात पर पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद है, जबकि तूफान के दौरान पानी में फंसे अफराद को निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे, तो आपको इस सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। शुमाली कैरोलिना में मुख्तलिफ हादसा पेश आए हैं। तूफान फ्लोरेंस की वजह से इस वक्त शुमाली कैरोलिना में तबाहकारियां जारी हैं। मुतादिद दरख्त जो हैं वो जड़ों से उखड़ गए हैं, जबकि पानी की सतह भी मुसलसल बुलंद होती जा रही है। इस्राएली फौजियों ने गजा की सरहद पर मुख्तलिफ वाक़यात में 12 साला लड़के समेत 4 फलस्तीनियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। सरहद के साथ मुख्तलिफ इलाकों में फ़लस्तीनियों के एहतजाज के दौरान इजरायली फौजियों की फायरिंग से कम अज़ कम 50 अफराद जख्मी भी हुए हैं। गजा में सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि गजा शहर के करीब हमास की एक चौकी पर एक इजरायली टैंक ने चढ़ाई कर दी। इजरायली फौज ने कहा है कि गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले हंगामों में 13,000 अफराद शामिल थे। अब आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मनसब संभालने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा। वज़ीर ख़ारजा एक रोज़ा दौरे पर आज काबुल जाएंगे। अफगान वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तानी और अफगान हुकाम के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। मुलाकात में दो तरफा तिजारती उमूर, अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी पर भी बातचीत की जाएगी। तो आपको बताएंगे शाह महमूद कुरैशी अपना मनसब संभालने के बाद ये पहला
सरकारी दौरा करने जा रही हैं और जैसा कि उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर बताई थी कि उनका पहला दौरा जो होगा वो अफगानिस्तान का होगा और अपने हमसाए ममालिक के साथ पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात चाहता है, इसीलिए वो ये दौरा जो है अफगानिस्तान का करेंगे और ऐसा ही हो रहा है। आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़ारजा एक रोज़ा दौरे पर आज काबुल जा रहे हैं। 24 न्यूज़ खबर नशर करे तो होता है एक्शन। खुशाब के नवाही गांव में शवाला में 90% आबादी हेपेटाइटिस में मुब्तला है। 24 न्यूज़ ने खबर नशर की तो वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। 5 की टीम तश्कील दे दी गई है। मलिक बशीर से मज़ीद जानेंगे। मलिक बशीर बताएगा 24 न्यूज़ पर खबर नशर हुई, अब टीम जो है तश्कील दे दी गई, क्या तफसील है इसकी? जी 24 न्यूज़ इन गरीबों की आवाज़ बनी। अहले इलाका के लोगों ने 24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। 24 न्यूज़ की वजह से आज इंतजामिया हमारे पास खुद चल के आई। MPA साहिदा ने ये कहा कि हम लोग वादा करते हैं आपके पास बहुत जल्द पानी होगा, सालों में नहीं 2 महीने के अंदर अंदर हम आपके पास वाटर सप्लाई कराएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत करेगा। मुकदमात की समाअत के लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलिन की बड़ी तादाद इंसाफ के हुसूल के लिए भी पहुंच गई है। यावर चौधरी से मजीद जानते हैं। यावर आगाह कीजिएगा, क्या तफसील आज की? आज बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार जो है वो आज लाहौर हाईकोर्ट लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में मुख्तलिफ मुकदमा की समाअत करेंगे। वो इस वक्त यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पहुंच गए। अब तो कुछ देर के बाद जो वो बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ मुकदमा की समाअत का आगाज है वो शुरू कर दिया जाएगा। साइलिन की जो वो एक बहुत बड़ी तादाद जो इस वक्त इंसाफ के हसूल के लिए जो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मौजूद है, आज इन मुकदमात की समाअत की जाएगी। उनमें जो उन मुकदमात में जो वो पंजाब कंपनी के मुतालिक नोटिस की केस की समाअत होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब नैब प्रोसिक्यूटर कंपनी के CEO को नोटिस जारी कर रखे हैं। इसके अलावा जो वो पाकिस्तान रेलवे में खसारे से मुतालिक जो वो आउटपुट नोटिस केस की समाअत भी जो वो आज होगी। अदालत ने जो वो वजीर रेलवे को नोटिस जारी करते हुए जवाब में वो तलब कर रखा है। रेलवे मुलाजमीन की मुस्तकली के लिए भी जो मुतालिक जो केस की समाअत जो वो आज होगी। आज जो मुख्य मुकदमा की समाअत के साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो साइलिन की जो दरख्वास्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा करवाई गई हैं, उन पर भी जो वो केस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त साइलिन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों से जो वो सुबह ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गई थी और अपने अपने नंबर जो है वो लगवा रही ताकि उनका नंबर जो जल्द से जल्द लग सके और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उनकी दरख्वास्तों पर समाअत कर सकें। जी ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए यावर चौधरी। सियालकोट एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम की कार्रवाई। नायाब नस्ल के 200 कछुओं की मलेशिया स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। कछुए डब्बों के साथ पैक किए गए थे और ये कार्रवाई की गई है और बचा लिया गया स्मगलिंग से 200 कछुओं को। सियालकोट एयरपोर्ट पर ये कस्टम्स हुकाम ने बड़ी कार्रवाई की है। नायाब नस्ल के 200 कछुए थे जिनको मलेशिया स्मगल करने की कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया और कस्टम्स हुकाम ने बर वक्त कार्रवाई की है, जिसके बाद जो है कार्रवाई करते हुए 200 कछुओं को जो है स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसुम नवाज को रावंड लाहौर में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हुकूमती अमायदीन और सियासी कायदीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नैब रेफरेंसेस के बायस हसन और हुसैन नवाज नमाज जनाजा में शिरकत नहीं कर पाए। बेगम कुलसुम नवाज की रस्म कुल कल बादजा नमाज असर अदा की जाएगी। अल्लाह ने हमें बुलाया है और खुश रहो अहले वतन। बेगम कुलसुम नवाज की नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल के ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई। अल्लाहु अकबर।
बेगम कुलसूम नवाज की मैयत एम्बुलेंस के जरिए लाई गई, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुद गाड़ी ड्राइव करके मौलाना तारिक जमील को जनाज़गाह लाए। उनके हमरा साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी थे। नमाज जनाजा के बाद मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई, जिसके बाद कुलसूम नवाज को उनके ससुर मियाँ शरीफ और देवर अब्बास शरीफ के पहलू में सपुर्दे खाक कर दिया गया। इससे पहले जुमे के सुबह बेगम कुलसूम नवाज की मैयत लंदन से लाहौर लाई गई। शहबाज शरीफ, अस्मा नवाज, उस्मान डार, हुसैन नवाज के 2 बेटों समेत खानदान के 14 अफराद भी PIA के तैयारे से पाकिस्तान आए। मैयत को सख्त सिक्योरिटी हिसार में शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल के सर्द खाने पहुंचाया गया। तदफीन से पहले मैयत को खुसूसी एम्बुलेंस में पहले शरीफ पैलेस जाती उमरा ले जाया गया, जहां खानदान के अफराद ने मरहुमा का आखिरी दीदार किया, जिसके बाद मैयत को जनाज़गाह ले जाया गया। नमाज जनाजा के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि ट्रैफिक को रवां दवा रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। मरहुमा कुलसूम नवाज की तदफीन के बाद नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जाती उमरा में मौजूद हैं। मरहुमा की रस्म कुल कल जाती उमरा में नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। आज भी मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की आमद मुतवक्के है। बात करेंगे इस पर अपने नुमाइंदे हसन खालिद से। हसन, आगाह कीजिएगा, आज भी अफसोस के लिए जो है वो कारकुनान आएंगे जाती उमरा? जी हाँ, बिल्कुल। साबिक बेगम कुलसूम नवाज़ की गुज़श्ता रोज़ नमाज जनाजा के बाद तदफीन का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया था, जिसके बाद अभी भी जाती उमरा में जो फ़िज़ा है वो सोगवार है। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ, उनकी साथज़ादी मरीम नवाज़ और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस वक्त जाती उमरा के अंदर ही मौजूद हैं। और मरहुमा की जो रस्म कुल है वो बरोज़ इतवार कल बाद अज़ नमाज असर जो है वो जाती उमरा में ही अदा की जाएगी। और रस्म कुल में भी मुख्तलिफ़ सियासी पार्टी के कायदीन के साथ साथ जो लीगी कायदीन हैं, लीगी रहनुमा हैं, उनकी आमद जो है वो मुतवक्के है। आज भी ताज़ियत के लिए रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जो है वो जारी हो जाएगा अब से कुछ देर बाद। और मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात का वक्त जो है वो दोपहर का वक्त जो है मुतय्यन किया गया है, जिसमें रहनुमा जो है वो मियाँ नवाज शरीफ से उनकी साथज़ादी से मुलाकात कर सकेंगे। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तमाम सियासी पार्टियों के जो कायदीन थे वो भी यहाँ पहुँचे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। और मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने नमाज जनाजा अदा की। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुबह का वक्त है, सिक्योरिटी की जो नफरी थी वो मज़ीद तलब कर ली गई है। रात के औकात में नफरी जो है वो कम कर दी जाती है, लेकिन सुबह के औकात में जैसे ही दिन का आगाज़ होता है तो पुलिस की जानिब से मज़ीद नफरी जो है वो तलब कर ली जाती है। सफाई का मरहला जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अब शुक्रिया आपका हसन। तो कराची में सरकारी गाड़ियों की चोरी और छीने जाने का सिलसिला ताहाल नहीं रुक सका। डिफेंस के इलाके से एक बार फिर मरीन डेवलपमेंट अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर की जीप घर के बाहर से चोरी कर ली गई। दूसरी जानिब शहर के दीगर इलाकों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वकार अब्बास की रिपोर्ट। गाड़ियां चोरी करने वाला गिरोह सरगर्म हो गया। तीसरी वारदात डिफेंस के ख़ियाबान बदर में हुई। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर की सरकारी जीप घर से चोरी कर ली गई। गिजरी थाने में वाक़े की FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी डकैत गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डकैत पुलिस को कोरंगी और डिफेंस के इलाकों में रहजनी की वारदातों में मतलूब थे। इधर जमशेद क्वार्टर की तफ्तीशी पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान ने 2 रोज कबल निजी TV चैनल के सहाफियों से लूटमार की थी। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ वकार अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। कराची में 4 साल बच्चे से अल-फलाह थाने की हुदूद में मुबैना बदफेली के मुकदमा IG सिंध के नोटिस के बाद बिलाखिर दर्ज कर लिया गया। 2 रोज तक वालिदैन मुतासरा बच्चे को लिए जिना अस्पताल और थाने के चक्कर काटते रहे। साद बुखारी की रिपोर्ट। थाने के हुदूद में 2 रोज कबल 4 साला बच्चे से मुबैना बदफेली का वाक़या पेश आया। मासूम बच्चे को मुल्जिम हवस का निशाना बनाने के बाद घर के बाहर नीम बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। घर से लेकर गया इसको ना अपने घर में, वहीं इसके साथ गलत काम किया और फिर इसको लेकर आया वहीं से।
बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां तिब्बी इमदाद तो फराहम कर दी गई, लेकिन कानूनी कार्रवाई के लिए मेडिकल रिपोर्ट जारी ना की गई। मुतासरा फैमिली के मुताबिक थाना अलफला की पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बजाय मुतासरा फैमिली पर मुल्जिम वकास के अगवा का इल्ज़ाम लगाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश करती रही। कल तक फैल उन्होंने मेरे साथ रखी थी, कल 4 बजे वो हमारे से फैल छीन के ले गए, फिर दाखिला भी लेके दिया, अभी आपकी छुट्टी होगी, आप जा सकते हैं, नहीं तो कल हम आपको धक्के ले मार के निकाल देंगे। आईजी सिंध ने नोटिस लिया और बिलाखिर 2 रोज बाद वारदात के तीसरे रोज वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया। आईजी सिंध ने डीआईजी ईस्ट से रिपोर्ट तलब करते हुए मुल्जिम की फौरी गिरफ्तारी के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ साद बुखारी, 24 न्यूज़, कराची। उधर हैदराबाद की सिंध यूनिवर्सिटी की लापता तालिबा के मामले का ड्रॉप सीन हो गया है। लड़की का अगवा नहीं हुआ, बल्कि लड़की ने गायब होकर पसंद की शादी कर ली थी और पारिस अमदाद का कहना है कि पसंद की शादी करने पर उसके घर वाले जान के दुश्मन हो गए हैं। तो मामला जो है वो अब क्लियर हो चुका है और लड़की अगवा नहीं हुई थी, जबकि खुद उसने जो है ये इक़दाम किया और वहाँ से घर से भागकर उसने पसंद की शादी कर ली थी और लड़की खुद गायब हुई। अब ये ड्रॉप सीन जो है हो चुका है। हैदराबाद की सिंध यूनिवर्सिटी की लापता तालिबा के मामले का अब ड्रॉप सीन हो चुका। लड़की का अगवा नहीं हुआ था, बल्कि लड़की ने गायब होकर खुद पसंद की शादी की थी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के टेक्नीशियन को लाहौर में कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अब्दुल सबूर को जहर देकर कत्ल किया गया। अब्दुल सबूर शाम 6 बजे घर से निकला था, नामालूम अफराद ने जहर दे दिया। हालत गैर होने पर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अब्दुल सबूर पहले ही दम तोड़ चुका था। तो इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के टेक्नीशियन हैं जिनका लाहौर में कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अब्दुल सबूर को जहर देकर कत्ल किया गया है। अब्दुल सबूर शाम 6 बजे घर से निकला था और नामालूम अफराद ने जहर उसको दे दिया। हालत गैर होने पर अस्पताल उसको पहुंचाया गया, लेकिन अब्दुल सबूर पहले ही दम तोड़ चुका था। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। पुलिस के मुताबिक अब्दुल सबूर को जहर दिया गया है। उधर बहावलनगर में डाकू खुलेआम लूट मार करने लगे हैं। 3 डाकू दुकानदार से स्मार्टफोन और 4.5 लाख रुपए नकदी ले उड़े। 24 न्यूज़ ने डाकुओं की लूट मार की फुटेज हासिल कर ली है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, डाकू जो हैं किस तरह से अपनी वारदात कर रहे हैं और कोई जो है पूछने वाला नहीं है। बहावलनगर में डाकू खुलेआम लूट मार कर रहे हैं। 3 डाकू आए, दुकान के अंदर स्मार्टफोन भी ले उड़े और साथ साथ 4.5 लाख रुपए की नकदी भी ले उड़े हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक तालिबान कमांडर गुल मोहम्मद उर्फ कारी सैफुल्लाह को बन्नू में कत्ल कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे आफ्ताब मोमिन से। आफ्ताब मोमिन, बताइएगा, तस्दीक हो गई? जी बिल्कुल, शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक जो करदन तंजीम के कमांडर थे गुल मोहम्मद उर्फ कारी सैफुल्लाह, उसको बन्नू में नामालूम अफराद ने कत्ल कर दी और इसी हवाले से वहाँ के पुलिस हुकाम का कहना है कि यहाँ पर आए थे, यहाँ पर नामालूम अफराद ने उनको बनो टाउनशिप में पाया और वहाँ जाकर उन पर शदीद फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जाबाक हो गए हैं। और इस तरह उनका मज़ीद कहना है कि गुल मोहम्मद का ताल्लुक़ बोया मोहम्मद खेल जो शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है वहाँ से है और कलदन तंजीम के कमांडर थे और वहाँ जब वहाँ पास उसको पसंदी थी तो ये भी एक सरगर्म रुकन कलदन तंजीम के रहे हैं। इस तरह नामालूम अफराद जो वारदात के बाद फरार हो गए हैं और इस तरह ये कमांडर गुल मोहम्मद जो अहम तालिब कमांडर रह चुके हैं, तो कई वारदात में भी मतलूब थे, तमाम नामालूम अफराद ने उसमें फायरिंग करके कत्ल कर रही है। और इसी वजह से पुलिस का मजीद कहना है कि मुलज़िमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं, ताहम उन्होंने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब। सियासी मंजरनामे का रुख करते हुए आपको बताएं कि आईनी इदारों का हुदूद से निकलना जमहूरियत के लिए खतरनाक है। आलमी यौम जमहूरियत के मौके पर साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का पैगाम सामने आया है। कहते हैं कानून की हुक्मरानी और शफाफियत जरूरी है। कभी जमहूरियत को नजरिया जरूरत, कभी LFO, कभी PCO जजिस के फैसलों से खतरा था। वक्त के साथ साथ जमहूरियत को खतरे की हेबत तब्दील कर दी गई। इंतहा पसंदों से जमहूरियत को खतरा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत के अलम बरदार रहे, ऐसा कहना है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का।
تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آئینی اداروں کا حدود سے نکلنا جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔ عالمی یوم جمہوریت کے موقع پر سابق صدر آصف علی زرداری نے یہ ویڈیو پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی اور شفافیت انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو آگاہ کریں گے، سابق صدر آصف علی زرداری نے جمہوریت کے عالمی دن کے حوالے سے پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی حکمرانی اور شفافیت ضروری ہے۔ کبھی جمہوریت کو نظریہ ضرورت، کبھی LFO، کبھی PCO ججز کے فیصلوں سے خطرہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جمہوریت کو خطرے کی ہیبت تبدیل کر دی گئی ہے۔ انتہا پسندوں سے جمہوریت کو خطرہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو جمہوریت کے علم بردار ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ کرپشن ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور 2 سال میں ملک میں گڈ گورننس لائیں گے۔ CPEC کے تحت تیز رفتار ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ چین سے جدید ریلوے ٹیکنالوجی کا حصول ممکن بنایا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے راولپنڈی ایکسپریس اور میاں والی ریل کار کا افتتاح کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جسے وہ برداشت نہیں کرتے۔ یہ دکھانے پر وزیر ریلوے شیخ رشید کی بھی تعریف کی کہ ریلوے نے 65 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے کرایہ آدھا جبکہ 75 سال سے زائد کے لیے مفت سفر کی سہولت فراہم کر دی ہے۔ ہم نے اوور 75 کے لیے مفت ٹریول کر دی ہے اور 65 کے لیے یعنی کہ میرے لیے آدھی ٹریول ہوگی، اب آدھی صرف مجھے قیمت دینی پڑے گی۔ مجھے بھی فائدہ کر دیا شیخ صاحب آپ نے۔ ریلویز کے اندر جو چائنیز ٹیکنالوجی اور جو چائنیز جا رہے ہیں دنیا کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ سب سے تیز ٹرینیں اب چائنا میں چلتی ہیں اور انشاءاللہ میں جا رہا ہوں نومبر میں وہاں، اور ان کے ساتھ ہم پھر شیخ صاحب آپ کو بھی لے کے جاؤں گا اور ہم نئی ان سے سوچ لے کے آئیں گے۔ انہوں نے الیکشن میں منتخب کرانے پر میاں والی کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ہاں ناظرین، تحریک انصاف کی حکومت بنے 3 ہفتے سے زائد کا عرصہ گزر چکا، لیکن شاید وزارت خزانہ کی جانب سے ابھی تک حکومت کو مالیاتی معاملات کے بارے میں بھی صحیح نہیں بتایا گیا۔ اسی لیے تو روز نئے اعداد و شمار سامنے آ جاتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ابھی تک تو سابقہ حکومت کے قرضوں اور سود کی ادائیگی کا ہی بار بار ذکر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی خزانہ خالی ہے، حکومت روزانہ قرضوں پر 6 ارب روپے سود ادا کر رہی ہے۔ آج پاکستان کا قرضہ 30,000 ارب کا ہے، 30 ٹریلین کا ہے۔ ہر روز ہم صرف انٹرسٹ دے رہے ہیں، اس قرضے پہ جو انٹرسٹ ہے وہ ہر روز 6 ارب روپیہ ہے۔ اب یا تو 4 روز میں ملکی قرضے اتنے بڑھ گئے کہ قابل ادا سود میں 1 ارب روپے یومیہ کا اضافہ ہو گیا، یا لا علمی ہے، کیونکہ سر 4 روز پہلے ہی وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان 5 ارب روپے یومیہ سود ادا کرتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد حسین نے تو جوش خطابت میں سود کی رقم 500 ارب روپے یومیہ ہی بتا دی، جو پاکستان کے سالانہ بجٹ سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ بعد میں انہوں نے تو غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ 500 کروڑ روپے کہنا چاہتے تھے اور ٹویٹ کیا کہ قرضوں اور سود کی ادائیگی پر یومیہ 4 ارب 38 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ شاید وزیر اطلاعات بھی وزیر اعظم کو اصل رقم بتانا بھول گئے، تبھی تو وزیر اعظم نے سود کی رقم 5 ارب سے بھی بڑھا کر 6 ارب یومیہ کر دی۔ تاہم وزارت خزانہ کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال پاکستان نے مجموعی طور پر سود قیمت میں 14 خرب 99 ارب 92 کروڑ روپے ادا کیے تھے، جو اوسطاً روزانہ 4 ارب 10 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ سیاسی دباؤ کے خلاف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے فریاد کرنے والے افسران زیر اعتاب آ گئے ہیں۔ پنجاب حکومت نے DC راجن پور اور DC چکوال کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے۔ دونوں ڈپٹی کمشنرز کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چین آف کمانڈ کی خلاف ورزی کیوں کی؟ پنجاب حکومت نے DC چکوال اور راجن پور کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے۔ دونوں افسران کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ DC چکوال اور راجن پور نے تبادلوں کے معاملے میں تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کی جانب سے دباؤ کے الزامات لگائے تھے۔ DC چکوال غلام صغیر شاہد نے وزیر اعظم کے نام خط میں تحریک انصاف کے MNA سردار ذوالفقار علی خان دلہ، جبکہ DC راجن پور اللہ دتا وڑائچ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام خط میں تحریک انصاف کے رکن اسمبلی سردار نصر اللہ دریشک پر انتظامی
نظامی امور میں سیاسی مداخلت کا الزام لگایا تھا۔ دونوں افسران کے خلاف موصول ہونے والی تحقیقاتی رپورٹ کمشنر راولپنڈی اور کمشنر ڈی جی خان کی سفارشات پر مبنی ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق دونوں افسران نے چین آف کمانڈ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اعلیٰ حکام کو خط لکھے اور معاملے کو میڈیا میں اچھالا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ وہ ارکان اسمبلی جنہوں نے مذکورہ افسران پر سیاسی دباؤ ڈالا تھا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اور خبر دیں آپ کو پشاور کا تاریخی گورنر ہاؤس، وفاقی حکومت نے اس گورنر ہاؤس کو میوزیم اور آرٹ گیلری میں تبدیل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ گورنر ہاؤس میں سیر و تفریح کے لیے بہت خوبصورت سائٹس موجود ہیں، تاہم پشاور کے حساس علاقے میں واقع ہونے کے باعث یہاں اس وقت کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ مزید جانیں گے آفتاب محمد سے۔ آفتاب بتائے گا اعلان تو کیا گیا، اس پر اقدام جو ہے عملی کیسے کیا جائے گا؟ وفاقی حکومت کی جانب سے تمام گورنر ہاؤسز کو گیلری، آرٹ اور اس طرح میوزیم میں تبدیل کرنے کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، اور اس وقت ہم گورنر ہاؤس پشاور کے باہر موجود ہیں۔ گورنر ہاؤس پشاور جو ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور یہ انگریزوں کے دور میں بنایا گیا تھا، اور یہاں پر انگریز دور جو سامراج ہوا کرتا تھا تو یہاں پر بال روم ہوا کرتے تھے، اس طرح وہ کلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اس طرح یہاں پر ہزاروں کے لوگوں کا آمد ہوا کرتا تھا، اور یہ پشاور میوزیم کے ساتھ کنیکٹڈ بھی تھا۔ گورنر ہاؤس پشاور جو 1.25 کلومیٹر کے رقبے پر لمبا جو رقبہ ہے اس پر احاطے پر واقع ہے، اور اس میں کافی دفاتر ہیں یہاں پر گورنر ہاؤس کے، اس طرح سٹاف کے ریزیڈنشیل ہے گورنر ہاؤس کا جو ایریا ہے، اس طرح جو ملازمین ہیں ان کے اپنے کوارٹرز ہیں، اس طرح یہاں پر بہت خوبصورت سائٹس ہے۔ اس میں خصوصاً یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نایاب پرندے رکھے گئے ہیں، اس میں چمن ہیں بڑے بڑے، اور ایک بہت خوبصورت مقام پر اس واقع ہے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں تبدیلی کے دعوے کر رہی ہے، لیکن زمینی حقائق کے مطابق یہاں پر عوام توجہ میڈیا کی حد تک دور دور تک کی رسائی حاصل نہیں ہے، تو یہ عوام کے لیے کھلوانا بہت ایک مشکل قدم ہوگا حکومت کے لیے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ عوام کے لیے کھولا جائے گا تو عوام کی یہاں تک رسائی کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ 4 محرم الحرام کو ابن زیاد کی جانب سے عمر سعد کو حکم دیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے، اور اگر وہ آمادہ نہ ہو تو ان سے جنگ کی جائے۔ دیکھتے ہیں سرفراز حسین کی یہ رپورٹ۔ عمر سعد کربلا پہنچنے کے بعد امام حسین کی جانب قاصد روانہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ اس سرزمین پر کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، جس پر امام کا جواب ہوتا ہے کہ تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا ہے، لیکن اگر اب وہ نہیں چاہتے کہ میں آؤں تو واپس چلا جاتا ہوں۔ عمر سعد امام کے جواب سے ابن زیاد کو آگاہ کرتا ہے۔ جواب میں ابن زیاد عمر سعد کو لکھتا ہے کہ تمہیں امام حسین علیہ السلام سے یزید کے لیے بیعت کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ مذاکرات کے لیے۔ اگر وہ بیعت پر آمادہ نہ ہوں تو ان سے جنگ کرو اور خون بہانے سے بھی دریغ مت کرنا۔ کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا، سید الشہداء امام علی مقام علیہ السلام اقتدار نہیں اعلیٰ اقدار کی خاطر لشکر جدید سے برسر پیکار ہوئے۔ یہ اقدار کیا تھی، جانیے عابدہ موسوی کی رپورٹ میں۔ کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا، اور سید الشہداء امام علی مقام سرزمین کرب و بلا میں اقتدار کے لیے نہیں اعلیٰ اقدار کی خاطر لشکر یزید سے برسر پیکار ہوئے۔ مولا امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کا مقصد خود بتاتے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، میرے خروج کا مقصد امت محمد کی اصلاح ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں نیکی کی تلقین کروں اور برائی سے منع کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت کی پیروی کروں۔ جب امام علی مقام سے فوج یزید میں سے کسی نے کہا، آپ یزید کے سامنے جھک کیوں نہیں جاتے، اس طرح آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی، تو فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح فرار اختیار کروں گا۔ یہ تھا مقصد و ہمت و جرت امام حسین علیہ السلام کہ جس کے بعد سر کٹ تو سکتا تھا لیکن سر جھک نہیں سکتا تھا۔ اقتدار کی جنگ کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، وہاں بچوں اور بوڑھوں کو میدان کارزار میں نہیں لایا جاتا، عورتوں کو بے پردہ نہیں کیا جاتا،
लेकिन करबला अक़दार की जंग थी। इसमें 6 माह के अली असगर से लेकर 90 साल के हबीब इब्ने मज़ाहिर भी शहीद हुए। यहाँ पाक बीबियों को बेमकना व चादर बाजारों में लाया गया। ऐ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर आपके और मेरे दरमियान समुंदर और सहरा भी हायल हों तो मैं आप तक अपनी माजूरी के बावजूद घुटनों के बल चलता हुआ पहुंचूंगा। ये अल्फाज हैं एक माजूर ज़ायर के, जो व्हील चेयर के सहारे घुटनों के बल चलता हुआ रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए करबला पहुंचा है। खैरपुर में सदियों पुराना रवायती नकारों का तारीखी मातम आज भी अपनी तारीखी हैसियत बरकरार रखते हुए जारी है। बड़ी तादाद में अज़ादार नकारे बजाकर शहदाए करबला की याद को ताज़ा करते हैं। मजीद बताएंगे लियाकत राज पर। जी बिल्कुल, आयाम मुहर्रमुल हराम शुरू होते ही यहाँ पर जो है वो ज़िला खैरपुर के तारीखी शहर कोडीजी में रवायती नकारों का मातम शुरू हो जाता है। यहाँ पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो है वो नकारों का मातम जो है वो सदियों पुराना जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में नकारे रखे गए हैं जो बाब ज़ैनबिया से शुरू होते हैं और वाली रियासत की जो इमाम बारगाह है वहाँ पर इख्तिताम पजीर होते हैं। यहाँ मुख्तलिफ मराइल में नकारों के ये मातम शुरू होता है जहाँ पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में नकारे रखे गए हैं, जिसको वाक़े करबला की याद ताज़ा करने के लिए अज़ादार और मोमिन जो है वो बजाते हैं। पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो है वो अज़ादारी इस नकारों पर की जाती है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते आपको बताएं कि मौला अली अलैहिस्सलाम के कदमों की ज़ियारत की वजह से हैदराबाद शहर को एक ख़ास अहमियत हासिल है। ईरान से तोहफे के तौर पर मिलने वाले पत्थर पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं, जिसकी ज़ियारत अकीदतमंदों के लिए एक शर्फ है। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से अली हमजा। हैदराबाद के वस्त में मस्जिद अब्दुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ ज़ियारत कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम कायम है, जहाँ एक पत्थर पर मौला अली अलैहिस्सलाम के कदम, हाथ और सजदे के निशान हैं, जिसकी ज़ियारत करने अकीदतमंद दूर दराज से आते हैं। सिंध के मीर हुक्मरान मीर करम अली खान तालपुर ने साबित अली शाह को अपना सफीर बनाकर ईरान भेजा था। उन्होंने ईरान जाकर फतह अली का चार को तहाइफ दिए। वापसी में ईरान के हुक्मरान ने मौला अली की नमाज के निशान वाले पत्थर और दीगर तहाइफ भेजे, जिसकी ज़ियारत के लिए लोग जौक दर जौक आते हैं। मुख्तलिफ अदवार में इसको मुख्तलिफ इमारात में रखा जाता रहा, जबकि इसके साथ मिलने वाले दीगर तबरुकात भी इसी ज़ियारत के साथ रखे हुए हैं। कदम का असल में पत्थर पे मुसल्ला है, उसको अगर आप गौर से देखेंगे और नमाज की कैफियत के निशानात हैं, हाथ, पेशानी, कोनियाँ, घुटने, पाँव, कदम नहीं है ये नमाज का मुसल्ला है। तो मुसल्ले का तोहफा उन्होंने भेजा और कुछ दीगर ताइफ भेजे। एक इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हाथ का लिखा हुआ या मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ का लिखा हुआ कुरान पाक भी इस कदमगाह के साथ यहाँ पर आया था। हैदराबाद के रहने वाले कहते हैं कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे शहर में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं। हमें कदमगाह के बहुत सुकून महसूस होता है। यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम के कदम के निशान हैं इसलिए, और यहाँ पे हम लाइब्रेरी में भी आते हैं, वहाँ पे हमें बहुत मालूमात भी मिलती है। मौला अली अलैहिस्सलाम के कदमों, हाथों और पेशानी के निशान की ज़ियारत के लिए यहाँ लोगों का हजूम रहता है। अकीदतमंदों के मुताबिक यहाँ उनको सकून और रूहानियत हासिल होने के साथ साथ उनकी मन्नतें मुरादें भी पूरी होती हैं। 24 न्यूज़ की खबर पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्वीट कर दिया है। ट्वीट में लिखा है कि मैंने तमाम ऑफिशियल से कहा है कि मुझे लंबी गाड़ियों की वजह से एयरपोर्ट पर शर्मिंदा न करें। मैंने ये भी कहा है कि 1 या 2 गाड़ियां मेरे आगे और 1 या 2 गाड़ियां पीछे, ताकि सिक्योरिटी की ज़रूरियात पूरी हो सकें। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा ना हो। ऐसा कहना है डॉक्टर आरिफ अलवी का, सदर पाकिस्तान का। और प्रोटोकॉल मिला उनको कई गाड़ियों का गुज़िश्ता रात जब वो कराची आए तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने तमाम ऑफिशियल से कहा है कि मुझे लंबी गाड़ियों की वजह से एयरपोर्ट पर शर्मिंदा ना करें। जी हाँ, 43 गाड़ियों का ये प्रोटोकॉल था। गुज़श्ता रात जो 24 न्यूज़ ने अपनी स्क्रीन पर दिखाया, और वजह सिर्फ यही थी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बारहा कहा जाता है कि वो VVIP कल्चर को जो है वो ख़त्म करेंगे। आरिफ अलवी आज मज़ार कायद पर हाजिर देंगे। मज़ार कायद पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम कर दिए गए हैं। इसके बाद इस मज़ार कायद पर आम लोगों का दाखिला बंद कर दिया गया है। बात करेंगे सज्जाद अली से। सज्जाद अली, आगाह की क्या तैयारियां हैं?
जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद सदर मुमलिकत पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी मज़ार कायद पर पहुंचेंगे और वो हाजिरी देंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हैं, जबकि बुलंद और बाला इमारतों में स्नैप शूटर्स भी तैनात किए गए हैं। इस हवाले से रेंजर्स, पुलिस और SSU के कमांडोज भी मज़ार कायद के अतराफ में मौजूद हैं, जो कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां जो है वो संभाल रहे हैं। इस हवाले से सफाई इस वक्त भी जारी है, मज़ार कायद के अतराफ में इस वक्त भी सफाई का अमल जारी है, जबकि किसी भी बंदे को मज़ार कायद के अहाते में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और जो भी अंदर जा रहा है उससे जो है वो सबसे पहले पासेस चेक करके उसके बाद ही उसकी पूरी तरीके से तलाशी लेकर उसके बाद ही उसको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। ठीक सजाद, शुक्रिया आपका। उधर पेशावर के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, पेशावर के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अजमत अली शाह से। असमत, बताएगा इस वाकये के मुताबिक क्या तफसील है, क्या कहना है पुलिस का? जी बिल्कुल, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशावर में जो है वो फायरिंग की गई है और फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जो हैं वो इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक वकील जो है यूसुफ, उसका नाम बताया जा रहा है यूसुफ रियाज, उसका नाम बताया जा रहा है कि वो जख्मी है, जबकि एक वहाँ पे साहिल आया हुआ था, वो भी उसको भी जख्मी होने की इतलात हैं, लेकिन अभी तक ताहाल जो है 2 अफराद जो है वो उसकी जख्मी होने की इतला है, जिन्हें फौरी तौर पर जो नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया गया है। साथ साथ में पुलिस जराये के मुताबिक अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में तूफान साहिलों से टकरा गया। तूफानी बारिशों के बायस कई शहरों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने का खतरा है। अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में तूफान की तबाहकारियां जारी हैं। तूफानी बारिशें भी जोरों पर हैं और सैलाबी कैफियत होने के बायस नॉर्थ कैरोलिना के शहर न्यूपोर्ट में पानी कई जगहों पर 3 फीट तक जमा हो सकता है। इस हद तक तो पानी की तबाहकारियां काबिले बर्दाश्त हो सकती हैं, लेकिन जरा सोचें, जब पानी 6 फीट तक खड़ा होगा तो गलियों और सड़कों पर मौजूद बड़ी बड़ी चीजें इसमें डूब जाएंगी तो क्या हाल होगा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इस तूफान और शदीद तरीन बारिशों के बायस पानी की सैलाबी कैफियत इससे भी ज्यादा 9 या 10 फीट तक बुलंद हो सकती है, यानी एक सिंगल स्टोरी घर मुकम्मल तौर पर इस पानी में गायब हो जाएगा। इतने बुलंद पानी से होने वाले मजीद नुकसानात का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और जाहिर है इतने बुलंद पानी में लोगों के बचाव के लिए महफूज जगह कम ही मुयस्सर होंगी। इसलिए इन हालात से बचने के लिए इंतजामिया की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल करें और नई हिदायत तक महफूज जगहों से मत निकलें। और खबर है सूडान से, जहां पर कुएं में गिरी बिल्ली को बाहर निकालने की फुटेज सोशल मीडिया हो गई है। हादसाती तौर पर कुएं में गिर जाने वाली बिल्ली की मदद के लिए मालिक ने रस्सी नीचे लटकाई तो बिल्ली ने उसे पकड़ लिया और रस्सी पर अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत रखी कि बाहर आने तक उसने ना छोड़ा। बिल्ली की इस अक्लमंदी पर सोशल मीडिया पर लोग उसकी समझदारी के कसीदे पढ़ रहे हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्ली जो है वो कुएं से बाहर आई, रस्सी पकड़ कर उसने रस्सी जो है वो पकड़ी रखी जब तक वो बाहर मुकम्मल तौर पर ना आए।